वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। बिल्कुल। हमने एक ऐसे इंटरव्यू को चुना है जिसने हाल ही में वैश्विक स्तर पर काफी सुर्खियां बिटोरी हैं। राज शमानी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक काफी विस्तृत और बेबाक इंटरव्यू। और अक्सर होता क्या है कि इस तरह के जो बड़े कूटनीतिक साक्षात्कार होते हैं ना, उनमें भारी भरकम शब्दों के पीछे भविष्य के असली इशारे छिप जाते हैं। सही बात है। तो आज हमारा मिशन यही है कि उसी कूटनीतिक आवरण को हटाकर हम उन अहम बातों को डिकोड करें जो आने वाले कल को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी। मतलब तकनीक, एआई की रेस, भू राजनीति और भारत फ्रांस के रिश्तों के भविष्य को समझेंगे। बिल्कुल। और मैं सोच रही थी कि इस चर्चा की शुरुआत अगर हम तकनीक से करें तो सबसे सटीक रहेगा, क्योंकि आज की वैश्विक सत्ता का असली केंद्र तो यही है ना। एकदम सही। इंटरव्यू में एक बात जिसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा वो ये थी कि फ्रांस और पूरे यूरोप का तकनीकी इतिहास बहुत शानदार रहा है। उन्होंने कई शुरुआती तकनीकें ईजाद की हैं। हाँ, लेकिन आज अगर हम ग्लोबल टेक परिदृश्य को देखें तो पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियों पर या तो अमेरिकी सिलिकॉन वैली का दबदबा है या फिर चीनी दिग्गजों का। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों को तो भारतीय मूल के सीईओ ही चला रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि इतनी शानदार शुरुआत के बाद यूरोप और फ्रांस इस रेस में पिछड़ कैसे गए। देखिए, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो स्रोत में मैक्रो ने इसके 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है स्केल, यानी पैमाना। मतलब उनका बाजार संगठित नहीं है। एकदम सही। अमेरिका या चीन के पास एक बहुत बड़ा और एक मुश्त घरेलू बाजार है। इसके उलट यूरोप में 45 करोड़ की आबादी तो है, लेकिन वो अलग अलग देशों, अलग भाषाओं और अलग नियमों में बटी हुई है। हाँ, तो जब तक वो एक सिंगल मार्केट के रूप में काम नहीं करेगा तब तक टेक स्टार्टअप्स को रातों रात बड़ा बनने का वो पैमाना नहीं मिल सकता। बिल्कुल। अमेरिका में बना कोई भी ऐप एक साथ 30 करोड़ लोगों तक पहुंचता है, पर यूरोप में उसे हर देश के अलग डेटा और प्राइवेसी नियमों से गुजरना पड़ता है। ये तो एक बड़ी बाधा है। लेकिन दूसरा कारण क्या है? क्या वहाँ कैपिटल या पैसे की कमी है? यही सबसे हैरान करने वाली बात है। पैसा तो वहां बहुत है। यूरोप के नागरिकों के पास अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा बचत है। तो फिर वो पैसा टेक इनोवेशन में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वहां के सख्त वित्तीय नियमों और पारंपरिक सोच के कारण वो सारा पैसा या तो सुरक्षित बॉन्ड मार्केट में चला जाता है या फिर बेहतर रिटर्न के लिए अमेरिकी बाजारों में निवेश हो जाता है। यानी पैसा यूरोप का है, लेकिन वो अमेरिका की टेक कंपनियों को बड़ा बना रहा है। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर तीसरे कारण से जुड़ता है, जो है जोखिम लेने की क्षमता, यानी रिस्क लेने की भूख। टेक इंडस्ट्री का तो पूरा ढांचा ही इस बात पर टिका है कि आप कितनी बार फेल होने का जोखिम उठा सकते हैं। सही कहा। सिलिकॉन वैली में फेल होने को एक मेडल की तरह देखा जाता है कि चलो कुछ सीखा, लेकिन यूरोप में ऐतिहासिक रूप से इस जोखिम लेने की क्षमता की भारी कमी रही है। बिना रिस्क के कोई बड़ा डिस्रप्शन नहीं हो सकता। और इसी निवेश के संदर्भ में इंटरव्यू में एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े का जिक्र हुआ था। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 109 बिलियन यूरो के निवेश की बात सामने आई। एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इसमें जो पेंच था वो ये कि इस 109 बिलियन यूरो में से लगभग 50 बिलियन तो अकेले यूएई से आ रहा है। हाँ, पैसा विदेशी है। बिल्कुल। और जो एआई तकनीक इस्तेमाल हो रही है वो भी मुख्य रूप से अमेरिकी है। तो यहाँ एक विरोधाभास लगता है। फ्रांस लगातार डिजिटल संप्रभुता की बात करता है, लेकिन जब पैसा और तकनीक बाहर के हैं तो संप्रभुता बची कहाँ? ये विरोधाभास सतह पे जरूर दिखता है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बहुत व्यवहारिक है। डिजिटल संप्रभुता का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कटकर सब कुछ खुद ही बनाएं। तो फिर इसका असल मतलब क्या हुआ? मैक्रो का तर्क है कि भले तकनीक विदेशी हो, लेकिन अगर डेटा सेंटर्स फ्रांस की जमीन पर बन रहे हैं तो ये संप्रभुता का ही हिस्सा है। समझ गई। यानी जब डेटा सेंटर फ्रांस में होगा तो वो फ्रांसीसी कानूनों के दायरे में आएगा। संवेदनशील डेटा देश के भीतर सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल को उन्हें बाहरी कंपनियों से क्लाउड सर्विस खरीदनी पड़ेगी, जहां डेटा पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होगा। और मुझे लगता है इसका एक बड़ा फायदा टेक ट्रांसफर का भी तो होगा ना? एकदम सही। जब विदेशी कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी तो फ्रांस के लोकल स्टार्टअप्स को उस सुपर कंप्यूटिंग पावर का एक्सेस मिलेगा। इसी का नतीजा है कि माली जैसे यूरोपीय एआई मॉडल्स अब अमेरिकी मॉडल्स को टक्कर दे रहे हैं। ये तो यूरोप की बहुत ही सोची समझी रणनीति लगती है।
लेकिन जब इसी बातचीत में चर्चा भारत की तरफ मुड़ी तो टोन बिल्कुल बदल गई। मैक्रो ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की जमकर तारीफ की। हाँ, और इस तारीफ के पीछे बहुत ठोस कारण है। यूरोप जहां प्राइवेसी और कड़े नियमों में उलझा है, वहीं भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। अगर हम भारत के इस मॉडल को थोड़ा आसान भाषा में रखें तो ये सिर्फ आधार कार्ड या यूपीआई तक सीमित नहीं है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। बिल्कुल, इसने देश के सबसे दूर दराज के इंसान को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है। और मैक्रो ने खास तौर पर इस बात को रेखांकित किया कि भारत हर साल अमेरिका और यूरोप दोनों को मिलाकर भी ज्यादा इंजीनियर तैयार कर रहा है। यही वो स्केल और स्पीड है जो दुनिया को भारत की तरफ खींच रही है। तकनीक लैब में क्या कर रही है, उससे ज्यादा अहम है कि वो कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। सही बात है। और जब इसी स्केल की बात फ्रांस के भविष्य के लिए उठी तो एक सवाल आया कि फ्रांस का 2035 के लिए मून शॉट क्या होगा। हाँ, मतलब वो एक तकनीक जो दिशा बदल दे। और उनका स्पष्ट जवाब था क्वांटम कंप्यूटिंग। अब ये सुनने में एकदम साइंस फिक्शन लगता है, थोड़ा जटिल जरूर है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो हमारे आज के जो कंप्यूटर है वो 0 या 1 की भाषा समझते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में डेटा एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। बिल्कुल, और इसका नतीजा ये होता है कि जो कैलकुलेशन आज के सुपर कंप्यूटर हजारों साल में करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर उसे कुछ सेकंड्स में हल कर सकता है। और फ्रांस ने इसे अपनी ताकत कैसे बनाया? मैक्रो ने जोर देकर कहा कि फ्रांस के पास दुनिया के बेहतरीन गणितज्ञ हैं। क्वांटम असल में उन्नत गणित ही तो है। इस क्षेत्र में उनके पास शानदार स्टार्टअप्स और लैब्स हैं। जो भी देश इसे पहले बना लेगा उसे मेडिकल रिसर्च या साइबर सुरक्षा में ऐसी बढ़त मिलेगी जिसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। और इसी लक्ष्य की चर्चा में इनोवेशन पर एक बहुत गहरी बात निकल कर आई। मैक्रो का कहना था कि इनोवेशन का मतलब ही है हार मानने के लिए तैयार रहना। हाँ, वो वाक्य बहुत असरदार था कि अगर आप 8 बार फेल होते हैं तो आपको 9वीं बार फिर कोशिश करनी होगी। ये उसी रिस्क लेने की क्षमता की कमी का सीधा जवाब है जिसकी हमने पहले बात की थी। यूरोप को अपना तकनीकी रुतबा वापस पाना है तो ये नजरिया अपनाना ही होगा। इसी से जुड़ा एक बहुत व्यवहारिक सवाल भी उठता है। मान लीजिए कोई भारतीय छात्र या स्टार्टअप फाउंडर है, उसके पास अमेरिका या ब्रिटेन जाने का विकल्प है, तो वो फ्रांस क्यों जाए? इस पर बातचीत में एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ा गया। अक्सर लोग सोचते हैं कि फ्रांस में पढ़ाई मतलब पहले फ्रेंच भाषा सीखनी पड़ेगी। हाँ, ये तो बहुत आम धारणा है। लेकिन मैक्रो ने साफ किया कि आज फ्रांस के बेहतरीन संस्थानों में उच्च शिक्षा पूरी तरह से अंग्रेजी में उपलब्ध है। बस सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाई होना ही तो इकलौता कारण नहीं हो सकता ना। इसी दौरान एक शब्द बहुत प्रमुखता से उभरा, फ्रेंच टेस्ट। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ये इस बात की ओर इशारा है कि फ्रांस सिर्फ कोडिंग करने वाली जगह नहीं है। ये तकनीक, कला, फैशन, सिनेमा और गैस्ट्रोनॉमी का एक संगम है। बिल्कुल। जब एक इंजीनियर पेरिस के किसी कैफे में किसी कलाकार या फैशन डिजाइनर के साथ बैठता है तो विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो एक अलग ही इनोवेशन पैदा करता है। और मैक्रोन ने याद दिलाया कि एंटरप्रेन्योर मूल रूप से एक फ्रेंच शब्द ही है। सही कहा। फ्रांस जीवन जीने की एक कला और इनोवेशन का पूरा ढांचा पेश कर रहा है। इससे जो उत्पाद निकलते हैं उनमें एक मानवीय जुड़ाव होता है। अब इस तकनीकी और सांस्कृतिक चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं भू राजनीति की तरफ। इंटरव्यू में भारत और फ्रांस की दोस्ती को ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा गया। हाँ, हर मौसम की पक्की दोस्ती। और इसमें मोदी और मैक्रोन के मजबूत रिश्तों का भी जिक्र हुआ। ये दोस्ती सिर्फ भावनाओं पर तो नहीं टिकी है, इसके पीछे एक रणनीतिक आधार है जिसे रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। आज की कूटनीति में ये सबसे अहम सिद्धांत है। अगर इसे डिकोड करें तो इसका सीधा मतलब है किसी एक गुट का हिस्सा न बनना, एक तीसरा रास्ता। बिल्कुल। अमेरिका और चीन के बीच जो वर्चस्व की जंग चल रही है उसमें भारत और फ्रांस जैसे देश ये तय कर रहे हैं कि वे दोनों के साथ संबंध रखेंगे पर किसी एक पर निर्भर नहीं होंगे। और आज की मल्टीपोलर दुनिया में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, जहां कई देश स्वतंत्र ताकत बनकर उभर रहे हैं। हाँ, ताकि दुनिया किसी नए शीत युद्ध का शिकार ना हो। इसी जियोपॉलिटिकल चर्चा के बीच इंटरव्यू में एक ऐसा मुद्दा भी आया जिस पर मीडिया में खूब बात हुई थी। स्रोत के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रोन के कुछ प्राइवेट मैसेज सार्वजनिक कर दिए थे और 200% टैरिफ की धमकी दी थी। कूटनीति के स्तर पर ऐसी घटनाएं साधारण नहीं होती। बिल्कुल। और बिना किसी राजनीतिक पक्ष विपक्ष में पड़े अगर हम सिर्फ लीडरशिप के नजरिए से देखें तो मैक्रोन की प्रतिक्रिया बहुत संतुलित थी। उन्होंने लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाई।
उन्होंने कहा कि लीडरशिप में सम्मान बहुत जरूरी है। आप नीतियों से असहमत हो सकते हैं, पर उसके लिए नफरत या सार्वजनिक असम्मान करने की जरूरत नहीं है। बिना कड़वाहट के शांति से विरोध दर्ज करना ही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। एकदम सही। और इसी परिदृश्य में विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और बड़ा सवाल उठा, डॉलर के प्रभुत्व का। हाँ, क्या अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म होने वाला है? क्योंकि कई देश अब अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। इस पर मैक्रों का विश्लेषण बहुत यथार्थवादी था। उन्होंने माना कि ग्लोबल फाइनेंस में आज भी डॉलर का ही दबदबा है और ये रातों रात खत्म नहीं होगा। लेकिन उन्होंने यूरो को एक मजबूत विकल्प बनाने की वकालत भी तो की। बिल्कुल, और इसके लिए उन्होंने स्वैप लाइन्स और सेफ एसेट्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर इसे आसान करें तो स्वैप लाइन्स असल में दो देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच का अग्रीमेंट होता है, जहां वे संकट के समय अपनी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि उन्हें सिर्फ डॉलर पर निर्भर ना रहना पड़े। और सेफ एसेट्स का मतलब है ऐसे सरकारी बॉन्ड्स जिन्हें निवेशक पूरी तरह सुरक्षित माने, जैसे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को माना जाता है। तो अगर यूरोप दुनिया को भरोसा दिला दे कि यूरो में निवेश डॉलर जितना ही सुरक्षित है, तो ये एक ठोस विकल्प बन सकता है। सही कहा। इन सब भारी भरकम चर्चाओं के बीच कुछ ऐसे पल भी आए जिन्होंने बातचीत को काफी हल्का किया। हाँ, जैसे मैक्रों का मुंबई की सड़कों पर प्रोटोकॉल तोड़कर सुबह सुबह जॉगिंग करना, या फिर उनका वो प्लग बेबी प्लग वाला एक्शन मोड। वो दिखाता है कि वे चीजों को सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर लागू होते देखना चाहते हैं। ये छोटे किस्से बताते हैं कि एक नेता में ऊर्जा और लोगों से जुड़ने की इच्छा कितनी जरूरी है। और यही ऊर्जा उनके विजन में दिखी, जब उनसे दुनिया के भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों और डरों के बारे में पूछा गया। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद शिक्षा से जुड़ी है। उनका मानना है कि दुनिया भर में, खासकर विकासशील देशों में, शिक्षा का जो स्तर आज है वैसा इतिहास में कभी नहीं रहा। वो इस नई युवा पीढ़ी को लेकर काफी आश्वस्त हैं कि ये अपनी ऊर्जा से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का हल निकाल लेंगे। ये सकारात्मक पहलू है, पर कुछ डराने वाले साए भी हैं। उनका सबसे बड़ा डर है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का चरमरा जाना। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूक्रेन में रूस का जो युद्ध है वो 19वीं सदी की पुरानी औपनिवेशिक सोच का नतीजा है। जब सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य ही ऐसे नियम तोड़ेगा तो पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलेगी ही। और इसका नतीजा ये होता है कि दुनिया भर में हथियारों की एक अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और मैक्रो का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नियम बने थे वे अब काम नहीं कर रहे हैं। अगले 15 महीनों में एक नया अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बनाने की सख्त जरूरत है। एक ऐसा ढांचा जो आज की तकनीक और हकीकत को समझे। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि यूरोप अपनी डिजिटल संप्रभुता के लिए कैसे संतुलन बना रहा है। हमने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे मूनशॉट के महत्व को भी समझा। और ये भी कि कूटनीति में रणनीतिक स्वायत्तता कैसे एक नए युग को आकार दे रही है। तकनीक, संस्कृति और भू राजनीति सब आपस में गुंथे हुए हैं। बिल्कुल, यही आने वाले कल का ताना बाना है। इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत पर आ गए हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। वो क्या है? सोचने वाली बात यह है कि यदि रणनीतिक स्वायत्तता ही दुनिया का नया नियम बन जाती है, जहां कोई भी देश किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं रहना चाहता, तो क्या आने वाले दशक में नाटो जैसे पारंपरिक गठबंधन पूरी तरह से अपनी प्रासंगिकता खो देंगे? ये भविष्य की विश्व व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हम सबको खोजना होगा। सही बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।